हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। ये वो सवाल है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, पहले इसे पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, प्रो सवाल है। एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के दो आयतों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप आपका 39 है, प्रत्येक आयत का परिमाप आपका 39 है, तो वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना होगा आपको ये बताना है। देखो, ये कोई आपका ध्यान से समझना, मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूं। ये कोई आपका एक वर्ग था, ये कोई आपका एक स्क्वायर था। इस स्क्वायर का क्या किया आप लोगों ने, इस स्क्वायर का क्या किया, आधा भाग काट दिया। अब जो आधा भाग आपने काटा है ना, तो ये कंप्लीट आपका एक आयत बन गया। ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग आयत बन गया, मतलब समान दो आयत निकल गए, रेक्टेंगल जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। बेटा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहां पर इतने की वैल्यू कितनी होगी, ये जो नगीना कट आपको दिख रहा है, ये नागिन जैसा, इसका होगा a/2 और इसका भी आपका a/2, क्योंकि a को आपने दो समान भागों में डिवाइड किया। यहां पर भी आपका a/2 और यहां पर भी आपका a/2। क्या ये सारी चीजें क्लियर है? अब बताओ आपको क्या देके रखा है। आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा था, वो था यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 है। बेटा, प्रत्येक आयत का परिमाप 39 है, मतलब अगर मैं इस आयत के परिमाप की बात करूं तो यहां पर मिलेगा 2a प्लस आपका a/2 और यहां पर क्या मिलेगा आपको 39, यही मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा, 2a और 1a, मतलब कितना मिलेगा 3a बटे आपका यहाँ पर 2 बराबर आपका 39, यही मिलेगा। बेटा, 2 से 2 काट दोगे, 3 से काटोगे 13 बार जाएगा, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 13। क्या इसमें किसी को कोई भी परेशानी? मतलब साफ है कि भाई जो ये वर्ग है ना, ये जो स्क्वायर है, इसकी एक भुजा की आपको लंबाई पता चल गई 13। आपको बताना क्या है, इस वर्गाकार पार्क का परिमाप, मतलब अगर एक साइड 13 है तो हर साइड 13 होगी। क्यों? क्योंकि ये एक आपका वर्ग है, मतलब 13 × 4 52 इस सवाल का करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। एक किताबों में आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी देके रखते हैं, एक किताबों में जो फॉर्मूला देके रखते हैं ना, वो मैं लिख देता हूँ। हालांकि आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आपको बस वही कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसी कॉन्सेप्ट से अपना आंसर निकालना है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा चीजें अगर आप सीख सकते हो तो सीखो। जैसे यहाँ पर दो आयतों का परिमाप, ये दो आयतों का आपका परिमाप, ठीक है, जो आयत बने थे ना उनका परिमाप माइनस आपका 2 है, माइनस आपका 2 है। देखो, जो दो आयत आपने बनाए थे जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखे रखी है, उनका परिमाप, ठीक है, उनका परिमाप और बराबर में मिलेगा आपको वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। हालांकि बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि भाई आप याद रखो, अभी के अभी इसे अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंको। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना, आप बस उस कॉन्सेप्ट से चीजों को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल है आप लोगों के सामने, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका 2 देखे रखा है। 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इनका अधिकतम मान बता दो, क्या होगा बताओ। आज ना हर एक सवाल में आपको बहुत शानदार कराने वाला हूँ। हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आप बस क्लास को लास्ट तक देखते रहना। जितने भी मैं सवाल आज करवाऊंगा ना, हर एक सवाल आपके लिए जरूरी है। भले ही सवाल थोड़े से कम हो पाएंगे, क्योंकि जितने भी मैं सवाल करवाऊंगा ना आज, वो आपके वही सवाल हैं जो एग्जाम में आपके डाउट बनेंगे, आप छोड़ के आओगे। तो आज अगर इन्हें पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में छोड़ने के आने की नौबत नहीं बनेगी। तो आज अच्छे से अपने कॉपी पेन लेकर बैठना। यहाँ पर क्या देखिए रखा है बेटा, यहाँ पर आपको देखिए रखा है a प्लस डी प्लस आपका c प्लस आपका यहाँ पर d बराबर 2 है।
तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। तो यहां से मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया, एक डाउट क्लियर हो गया मेरा, और वो डाउट था कि 4 वेरिएबल हैं जिनको जोड़ने पर आपको 2 मिलेगा, जिनको जोड़ने पर आपको 2 मिलेगा, मतलब ये चारों के चारों जो वेरिएबल है ना बराबर है। चारों के चारों वेरिएबल कैसे हैं, बराबर है। मतलब बेटा ए बराबर होगा बी के, जो बराबर होगा सी के, जो बराबर होगा आपके डी के, जो बराबर होगा आपके किसके, 1/2 के। मतलब हर एक वेरिएबल आपका आधा है। तभी तो देखो आधे आधा आधा आधा, मतलब 4 आधे जोड़कर बनेगा आपका 2। ठीक है, 4 आधे जोड़कर मिलेंगे आपको 2। तो यहां पर यही तो होगा 1/2 प्लस आपका 1/2 प्लस आपका 1/2 प्लस आपका 1/2। अगर इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2, और जो इस 2 के बराबर होना चाहिए, जो इस 2 के आपके बराबर होना चाहिए। इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं। तो यही तो मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा, कि मतलब या तो इन्हें 4 को जोड़ दो, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पर 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2, और यहाँ पर आपका 1 + 1/2, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 + 1/2, और यहाँ पर आपका 1 + 1/2। या फिर इन्हें सॉल्व करो आप लोग, मतलब 2 एकम 3/2, ठीक है, 3/2, और यहाँ पर आपका 3/2, और यहाँ पर आपका 3/2। बेटा मिलेगा क्या, 3 9 81/2 4 8 16, 81/16 बोले तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी कर लोगी। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसका जवाब आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं जिसका आपको मुझे जवाब देना है। और वो सवाल क्या है बेटा, ये 2 ना होता 4 होता तब आप क्या करते। सेम सवाल है, सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर एक डिजिट मैंने चेंज कर दी, 2 की जगह 4 लिख दिया। अब आपका नया आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर हटाओ। ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में, ठीक है, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में, दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं, सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो एबीसी मिलकर 28% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला कि ए है ना, जो ए कितना 40% काम 12 दिन में, ठीक है, 40% काम 12 दिन में, तो 4 से काटोगे 3, मतलब 100% काम कितने दिनों में, 30 दिन में। 4 3 12, मतलब ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। ठीक है, जैसे 40% भाग अगर ये 12 दिन में करता है तो 100% भाग कितने दिन में करेगा, 4 3 12, मतलब 10% भाग कितने में, 3 दिन में। तो 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या बोला इन्होंने, जबकि बी इसी काम का 60% भाग, 60% भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो 100% भाग 15 से काटोगे, 15 4 60, ठीक है, मतलब 4% भाग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 25 4 100, तो और यहाँ पर आएगा 25, मतलब बी पूरे काम को 25 दिन में करेगा। अब अपनी कैलकुलेशन से भी कर सकते थे कि 60% को 60% मतलब आपका 3/5, जो कितने दिन में करेगा यहाँ पर आपका 15 दिन में। 5 से काटोगे 5 5 5 25, इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अगला सबसे पहले अब आप क्या करोगे, अब टोटल वर्क निकालो। अब आप लोग टोटल वर्क निकालो। ठीक है, टोटल वर्क निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, टोटल वर्क इनका 150। ठीक है, टोटल वर्क कितना आना चाहिए अब आपका 150। 3 से काटोगे 5 बार जाएगा, और यहाँ पर आपका 6 बार जाएगा। देखो तीनों ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दोनों 10 दिन तक का एक साथ काम किए। एक दिन मिलेंगे तो 11 काम होगा। ठीक है, 10 दिन तक करेंगे तो 110 काम आपका हो चुका है। 150 में से अगर 110 काम हो चुका है तो बचा काम कितना, 40। ये 40 काम सी करेगा, सी करेगा 4 दिन में, कितना 40 काम, मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा, 10 काम। मतलब यहाँ पर आपको सी की रेट पता चल गई, कितनी हो जाएगी 10। सी की रेट कितनी हो जाएगी 10। अब यही आपको बताना है, एबीसी टोटल जो काम है ना उसका 28% भाग, मतलब यहाँ पर जो टोटल काम है आपका 150, इसका 28% भाग कौन करेगा, एबीसी। एबीसी मतलब 6 5 11 और 10 आपका 21। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे 5 बार जाएगा, 3 से काटोगे 7 बार जाएगा, 7 से काटोगे 4 बार जाएगा। ठीक है,
5 से काटोगे 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आज के चलन का सवाल, क्योंकि आज हम लोग करते क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर, डिलीवरी बॉय, जोमेटो, स्विगी, ये उसी पर बेस्ड आपका सवाल बनाया गया है कि अगर आपका यहाँ से भी आपके अगर सवाल पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, बताओ सवाल क्या है। एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। ठीक है, उसने अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाया और वस्तु को दिया। भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट का इंतजार भी किया और वापस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में एग्जैक्ट 11:25 पर पहुंच गया। तो आपको बताना क्या है, लड़के के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, कितना आएगा। यार देखो, सबसे पहले ये समझना कि टोटल टाइम लगा कितना। ये 10 बजे चले अपने ऑफिस से, ठीक है, और 11:25 पर पहुंच गए, मतलब 1 घंटा 25 मिनट लगा टोटल। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, 1 घंटा 25 मिनट लगा, मतलब मिनट में काउंट करूं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 25 मिनट और ऊपर, मतलब 60 मिनट और 25 मिनट, टोटल 85 मिनट, टोटल 85 मिनट इनको लगे होंगे एक डिलीवरी को पूरा करने में। लेकिन बेटा इस डिलीवरी में 85 मिनट में आपने 15 मिनट इंतजार भी किया, किस चीज का, पेमेंट का। तो वो तो आपके कोई काम का था नहीं, वो तो आपका वेस्टेज टाइम था। मतलब टोटल जो आने जाने का समय था ना, वो 70 मिनट का था, मतलब 70 मिनट आप कंटिन्यू चले होगे। ये पॉइंट फिर से समझना, डिलीवरी बॉय जब अपने ऑफिस से निकला होगा 10 बजे एग्जैक्ट और वापस अपनी ऑफिस कब आया, 11:25 पर। टोटल कितना टाइम लिया डिलीवरी को पूरा करने में, 85 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट मतलब 1 घंटा 60 मिनट, 25 मिनट मतलब 85 मिनट, जिसमें से 15 मिनट वो इंतजार किया पेमेंट के लिए। तो जो चलने का जो टाइम था ना, मतलब आने और जाने का मिलाकर, वो था आपका 70 मिनट। अब ये कैसे पूरा किया होगा, देखो ये था ऑफिस, ठीक है, ये था ऑफिस और ये था इनका डिलीवरी का एड्रेस। पहले यहां से गए होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर वापस आए होंगे, मतलब जितना डिस्टेंस गए होंगे उतना ही डिस्टेंस वापस आए होंगे। तो डिस्टेंस इतना गए, किस स्पीड से, भाई डिलीवरी देना है तो ज्यादा स्पीड होगी 32, वापस आओगे आराम से सुस्ताते 24, आने जाने में 70 मिनट लगेगा, 60 में से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। तो यही तो आपको बताना था। यहाँ पर कितना आएगा आपका, 30-30-60 डी, और यहाँ पर आपका 32 मल्टीप्लाइड बाई आपका 24 बराबर आपका 7/6, यही होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा 60 नहीं आएगा, कितना आना चाहिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 7 से काटोगे 7 8 56, 8 से काटोगे 8 4 32, ठीक है, 6 से काटोगे 4, मतलब डी बराबर कितना आएगा आपका 16 किलोमीटर। ये होना चाहिए डी बराबर 16 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, 16 किलोमीटर। तो वापस भी तो 16 ही आओगे, मतलब 16 और 16 कुल दूरी बतानी है ना, तो 32 किलोमीटर आप चले होगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। फिर से प्रायद्वीपीय नीश से फिर से प्रश्न आया। अब प्रायद्वीपीय नीश की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नीश को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कणों के आधार पर प्रायद्वीपीय नीश को किन नामों से जाना जाता है, किसके आधार पर, कणों के आधार पर इन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय नीश है, प्रायद्वीपीय नीश है, कणों के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है बुंदेलखंड नीश, क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड नीश, और एक को कहा जाता है चार्नोकाइट या चारकोनाइट, है ना, चारकोनाइट लिखा मिलेगा या चारकोनाइट में लिखा मिलेगा, ये दोनों एक ही है। तो राइट ऑप्शन अपना कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। आर्कियन क्रम की चट्टानों को किन नामों से जाना जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों को किन नामों से जाना जाता है, आर्कियन क्रम। अब देखो ये एक प्रकार से कहा जाए तो आर्कियन एज मतलब जो प्राइमरी रॉक्स हैं, कौन सी रॉक्स हैं, प्राइमरी। अब जो प्राइमरी होता है उसे ही क्या कहा जाता है, यहां पर आपका पैट्रक चट्टाने भी कहा जाता है, उसे ही मूल बेसिक क्या कहा जाएगा, बेसिक रॉक्स या मूल चट्टाने भी कहा जाएगा।
तो इस हिसाब से यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी, कि आर्कियन चट्टानों को पैतृक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, मूलभूत चट्टानें, ये तीनों प्रकार की चट्टानों का नाम दिया जाता है। हम बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 9 की, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ये प्रो वाला क्वेश्चन है। प्रो वाले क्वेश्चन में आपने दिमाग कैसे लगाया कि भाई प्राथमिक है तो मूलभूत चट्टान तो कहेंगे ही, और प्राथमिक है मतलब वही क्या है, आपकी पैतृक चट्टान है, तो राइट ऑप्शन डी बनेगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, मैकाल श्रेणी की आकृति। मैकाल श्रेणी की आकृति से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अब मैकाल श्रेणी की आकृति से संबंधित जो प्रश्न है, तो इसके लिए आपको पहले मैकाल श्रेणी देखनी पड़ेगी। तो मैकाल श्रेणी देखने के लिए मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक मैप बना देता हूं। इस मैप के हिसाब से अपन क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। अब मैप के हिसाब से जब काम करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो रेंज है, ये है सतपुड़ा मैकाल रेंज, ठीक है ना। अब सतपुड़ा मैकाल रेंज में अपने पास में क्या हो जाएगा, सतपुड़ा मैकाल रेंज को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट। सतपुड़ा मैकाल रेंज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में 3 पार्ट्स आपका स्टार्ट कहां से होगा कि ये स्टार्टिंग गुजरात से राजपीपला स्टार्ट होता है, कहां तक का, बुरहानपुर दर्रे तक का पार्ट, फिर ये सिवनी छिंदवाड़ा तक का पार्ट, और ये यहां तक का पार्ट। तो इसे हम कहते हैं क्या, मैकाल श्रेणी, ठीक है ना। मैकाल श्रेणी, ये राजपीपला, महादेव पर्वत, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे अर्धचंद्राकार भाग कहा जाता है। तो है क्या ऑप्शन में, हाँ जी दिया हुआ है, कई बार मैंने पढ़ाया है कि इसे अर्धचंद्राकार भाग के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसे अर्धचंद्राकार भाग के रूप में जानते हैं। हम बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 10 की, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं ये प्रो का क्वेश्चन था, तो ये आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये वाला कौन सा है आपका राजपीपला, ये वाला कौन सा है आपका महादेव श्रेणी, और लास्ट वाला कौन सा है मैकाल श्रेणी, जिसे कि अर्धचंद्राकार भाग के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूं कल से मैप लग जाएगा, तो ये बार बार मुझे मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी फिलहाल अपन यहाँ पे आंसर कर लेते हैं फिर से, क्योंकि इस पे अपन को क्या बताना है, प्लेट्यू बताना है। प्लेट्यू बताना है तो आपको मैप देखना है, मैप देखना है तो ये चीजें मैं आपकी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखिए, ये वाला मालवा का पठार, अब यहां से बीचों बीच से एक कर्क रेखा निकलती है, और उसकी ट्रिक मैंने एक आध बार कई बार आपको बोली, आपने पढ़ी होगी, रउआ राशि भवरा सा, ये ट्रिक है ना, याद रखना है। दम जब कटनी, दम जब कटनी उमरा सा, क्या है, उमरा सा। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप जितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, 14 जिलों से, वो याद रख सकते हैं, जैसे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, क्या है, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, फिर एक और आपका क्या हो जाएगा, क्या है, शाहजहांपुर, इसको शाह बनाना है ना, शाहजहांपुर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया, और शाह से तो ये आपका शहडोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपके 14 जिले हैं, और मालवा के पठार के बीच से गुजरती है, अर्थात मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये प्रो का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इसकी ट्रिक याद करना, और फिर इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। अब देखिए ये फैक्ट अगर आपने एमपी जीके पढ़ रखा है तो इजीली ये फैक्ट के आंसर आप लोग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो चूंकि कई बार ये फैक्ट आपको पढ़ाया गया है एमपी जीके में कि भैया ऐसा होता है कि यहाँ पे ज्यादातर नहरों का अभिनिर्माण किया गया है ना। तो ये आपका जैसे बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, तो यहाँ पे जो आपका जिला है होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और गेहूं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपका सीहोर वाला एक क्षेत्र है जो सरबती गेहूं यहाँ पे आपका होता है। कौन सा गेहूं, सरबती। तो सरबती गेहूं सबसे ज्यादा सीहोर में होता है, फिर नरसिंहपुर में होता है, और फिर होशंगाबाद में। लेकिन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो होशंगाबाद जिले में ही गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कराया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो न्यूनतम
मनरेगा के तहत शोषण ऑडिट को कैसे निर्धारित किया जाता है? किसको? शोषण सेशन ऑडिट को कैसे निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर न्यूनतम वेजेस है मनरेगा के तहत सेशन ऑडिट को कैसे निर्धारित किया जाता है? प्रत्येक माह, प्रत्येक 3 माह, प्रत्येक 6 माह, वर्ष में एक बार। तो हम बात करेंगे नरेगा की, फिर इसके बाद में आता है क्या आपका मनरेगा। ठीक है, और नरेगा कार्यक्रम कब आया, मनरेगा कब बना? तो नरेगा अधिनियम जो था, नरेगा अधिनियम आपका कब का है? 2005 का, लेकिन 1 फरवरी 2006 से ये आपके यहां पर लागू होता है, और लागू होने के लिए भारत के कुल मात्र 625 जिलों में लागू हुआ, जबकि 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में यानी कि सभी जिलों में लागू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स है। 100 दिनों का रोजगार मिलता है। कितने दिनों का? 100 दिनों का रोजगार मिलता है, अन्यथा अगर रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और 6 महीनों पर यहां पर सेशन ऑडिट को निर्धारित किया जाता है। सेशन का ऑडिट किया जाएगा, 6 माह में सेशन के ऑडिट को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में एक बार नहीं, 6-6 माह पे सेशन का ऑडिट होता है।